लोग ये जोड़ देते हैं कि हाई क्लास सिटी जो है ना, जोधपुर अब भी नहीं बन पाई, जयपुर, कोटा। मुख्यमंत्री का भी मैं नाम, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले लूंगा तो अन्याय होगा ये। और गजेंद्र शेखावत का भी दिल्ली में जो कद रहा, जिस तरह से बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि हाई क्लास सिटी नहीं बन पाई। देखिए, कोई भी शहर हाई क्लास बनाने के लिए पहली चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा करना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप था वो पूरा हुआ है। जोधपुर इंडस्ट्रियल कैपिटल बन सकती है प्रदेश की, क्योंकि यहाँ असीम संभावनाएं इसको लेकर के हैं। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहली आवश्यकता कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी होती है। और कनेक्टिविटी मोबिलिटी पर जिस तरह से काम पिछले 10 साल में हुआ है, अब जोधपुर के विकास को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पंख लगने वाले हैं। पिछले 5 साल तक सिटी के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उनकी प्राथमिकताएं शहर का विकास होने करने के बजाय या राजस्थान का विकास करने के बजाय कुर्सी पर बचे रहना प्राथमिकता थी, कुर्सी के चिपके रहना प्राथमिकता थी। और उन्होंने कहा भी कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, तो वो कुर्सी छोड़ती नहीं थी, इसलिए उठ करके आगे का काम नहीं देख पा रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से खामियाजा राजस्थान ने भी भुगता और जोधपुर ने भी। कुछ पुत्र के पराजय के बाद से उनको जोधपुर से जिस तरह का एक बार की मोहभंग हुआ, 2-3 साल 4 साल तक वो आपके खिलाफ तो सभा कर रहे हैं, आपके खिलाफ तो नहीं, वो करना ही चाहिए। पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं जोधपुर के, उनके धरातल है, तो वो स्वाभाविक है, उनको करना भी चाहिए। देखो साहब, एक चीज और हुई गुजरात में, जिस तरह से रूपाला का बयान आया, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो कहा जा रहा है गजेंद्र शेखावत थोड़े लीनियंट है इस मसले पर। तो क्या मतलब क्या है आपका रुख इस पर? क्योंकि गजेंद्र शेखावत को जहां बात करनी थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पार्टी के सीनियर लीडर, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सबसे इस विषय पर चर्चा की। मैं इतना कहूंगा, देखिए, क्षत्रिय समाज अपने इतिहास को लेकर के और अपने महिलाओं के सम्मान को लेकर के अति संवेदनशील है। और होना भी, हम इतिहास पर गर्व कर सकते हैं। भारत के इतिहास में क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के इतिहास के निर्माण में सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए जितना योगदान, बलिदान पुरुषों ने किया, उतना ही महिलाओं ने भी किया है। एक तरफ उन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए, अपने पति खोए, अपने भाई खोए, और दूसरी तरफ शील की रक्षा के लिए जो है एकमात्र उदाहरण पूरी दुनिया में होगा कि उन्होंने सामूहिक रूप से अग्निकुंड में स्नान किया है, जल कुंड में समाधि ली है। केवल इसलिए नहीं कि उनकी दैहिक पवित्रता बनी रहे, अपितु ये जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट हम सब के हृदय में अग्नि की तरह जलता रहे, टीस की तरह चुभता रहे। इसलिए हमारी महिलाओं ने आत्मोत्सर्ग किए थे। अब यदि उनको लेकर के कोई जानबूझ करके या अनजाने में फौरी तौर पे कहीं टिप्पणी करे, तो निश्चित रूप से समाज आहत होता है। और समाज का आहत होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। और यदि आहत होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में क्षमा वीरस्य भूषणम, जो बड़ा है, जो समर्थ है, जो सक्षम है, उसको क्षमा करना चाहिए। क्षत्रिय समाज ने इस तरह के अनेक उदाहरण पहले भी दिए, अभी भी देंगे। और इससे आगे बढ़ करके भी यदि बात करूं तो क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने हमेशा ही लार्जर कैनवस पर काम किया है, लार्जर कंटेक्स्ट में सोच करके निर्णय किया। आपको याद होगा एक कथा जो जयमल और फत्ता जी के विषय में आती है। जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, अपने मेवाड़ की मदद के लिए जा रहे थे खिलजी के घेरे के समय, तब जब डाकुओं ने रोका तो फत्ता जी जो बालक थे, उन्होंने पूछा अपने काका से, जयमल किसी से, कि काका, डाकू यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने सोना गहना सब यहाँ दे दो। तो उन्होंने पूछा कि अठे कि उठे, यहाँ लड़ना है कि वहाँ लड़ना है? और जयमल जी ने थोड़ा सा सोच करके कहा उठे, और अपना सब कुछ, अपने जो भी कह रहे हैं कि दूसरी लड़ाई बड़ी है जो आप लोग लड़ रहे हैं। तो जो बड़ी लड़ाई है उसके लिए छोटे विषयों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये क्षत्रिय समाज ने हमेशा ही इस विचार के साथ में काम किया है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार भी इसी तरह का निर्णय क्षत्रिय समाज करेगा। रोष स्वाभाविक है। कौन सी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ये अब की बार का चुनाव जो है, महज कैंडिडेट्स के बीच में चुनाव या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये दो ऐसी विचारधाराओं के बीच में चुनाव है, जो एक इस सनातन संस्कृति की पोषक है, विरासत का सम्मान करते हुए देश का विकास करना चाहती है, और दूसरी सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, कैंसर के बराबर मानते हुए उसका विनाश करना चाहती है। 2000 साल तक हुए सनातन के आक्रमणों पर, सनातन पर हुए आक्रमणों को हमारे क्षत्रिय समाज ने
अपनी भुजाओं की ताकत पर या तो उनका मुख मोड़ा है और या धरती में समाहित किया है, तो निश्चित रूप से इस सनातन संस्कृति की पोषक तत्वों के साथ में हमारा नेचुरल अलायंस है और हम सब लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। एक सवाल शेखावत साहब बनता है, क्योंकि बहुत सारे अभी मैं देख रहा था ट्वीट्स भी आ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं आपको लेकर, संजीवनी के कुछ पंपलेट्स या इस तरह से जिसमें आपको आप पर निशाना साधा जा रहा है, बांटे जा रहे हैं, होर्डिंग्स भी लगाए जा रहे हैं जिस पर कोई नाम नहीं है, तो ये क्या मानते हैं आप? क्योंकि जनता भी जानना चाहती है और देखिए एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी सवाल बनता है कि आखिर है क्या ये। देखिए, संजीवनी की संजीवनी बूटी की आस लेकर के 5 साल तक गहलोत साहब ने खुद ने व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर इस तरह के लांछन लगाए, बातें की। मैंने कभी प्रतिकार करना आवश्यक भी नहीं समझा, क्योंकि संजीवनी से मेरा कोई प्रत्यक्ष सीधा कोई संबंध ही नहीं। संजीवनी के साथ में मेरा कोई व्यापार व्यवसाय नहीं, संजीवनी के साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं, न मैं संजीवनी का डिपॉजिटर हूँ, न संजीवनी का बरोबर हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी प्रदेशाध्यक्ष की बात बनने की चलती है तो भी आती है, जब कभी रह के कोई नाम चलता है राजस्थान के लिए तो भी ये बात आती है, और अब आप चुनाव लड़ रहे हो तो भी ये बात आती है, तो क्या कुछ तो जब कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता तो कुछ ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और झूठ चिपकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सब ने देखा 5 साल तक सरकार के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी, पूरी सरकारी शक्ति का, मशीनरी का उपयोग करने के बावजूद भी, न तो किसी एफआईआर में मेरा नाम था, न किसी चार्जशीट में मेरा नाम था। और मैंने तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में भी इस बात का उल्लेख किया है कि नीदर आई एम एक्यूज्ड नोर आई हैव बीन नेम्ड इन एनी ऑफ द एफआईआर। तो इसलिए मैं तो पहले भी पाक साफ था, अभी भी हूँ। ये इस तरह की गंदगी उछालने की जो कोशिश कर रहे हैं, अंततः उन्हीं के ऊपर गिरेगी। आप मानते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है? निश्चित रूप से मैं नहीं मानता। न्यायालय में राजस्थान सरकार के सम्माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उसको राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए फीस देकर के हायर किया था, उन्होंने खुद राजस्थान की उच्च न्यायालय में कहा कि किसी भी एफआईआर में गजेंद्र सिंह का नाम नहीं है और किसी भी चार्जशीट में नहीं है। और जब उन्होंने मेरी मां का नाम लेकर के और इस तरह की टिप्पणियां की गहलोत साहब ने, तब मुझे मानहानि का मुकदमा दर्ज करना पड़ा, जिसके अंदर वो एक्यूज की तरह कटघरे में अभी जाकर के खड़े होते हैं हर पेशी पे। कम मतदान प्रतिशत, राहुल गांधी के कुछ बयान, 150 तक सिमट जाएगी बीजेपी, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कम मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से लोकतंत्र में अस्वीकार्य है, अमान्य है और निंदनीय है। सिस्टम को भी सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर गहनता से मंथन करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कि मतदान के प्रति अरुचि क्यों है। जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो बीएलओज का पैराफर्नेलिया है, उसको एक बार वापस इसके ऊपर निर्देशित करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पर विचार करना चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए, ये देश के और लोकतंत्र दोनों के हित में है। ये आप जिस तरह से बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कोई इफ एंड बट तो नहीं है, या वास्तव में कॉन्फिडेंस है चुनाव के परिणाम को लेकर? जी, कल का सूर्योदय पूरब से होगा, इसको लेकर के आप कितने सुनिश्चित हैं? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये भी उतना ही सुनिश्चित है। जनता पर इतना भरोसा, कारण प्रेम है जनता का, स्नेह है जनता का, और माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से सर्वांगीण विकास किया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। गरीब जिन विषयों के विकास की बाट पिछले 7 दशक से जो रहा था, उसका वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। वो अब बराबरी के धरातल पर खड़े होकर के आगे बढ़ने के लिए आतुर है, देश के निर्माण में अपना योगदान करने के लिए संकल्पित है। तब निश्चित रूप से ये विश्वास और आत्मविश्वास आता ही है।